बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 417 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो पुरख्याल अंदाज में बोला, मोहतरम दलाई लामा किसी आम आदमी को आजमाइश से नहीं गुजार सकता। वो दुनिया में बसने वाले तमाम बुद्ध अफराद के लिए मजहबी और रूहानी पेशवा की हैसियत रखता है। दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अफराद भी मोहतरम की इल्मियत और मुकाम व मर्तबे को तस्लीम करते हैं। तुम्हारे साथ मोहतरम का रवैया और सलूक खास और ख़ास है। जब उसने अपने करीबी अहम अफराद पर तुम्हारी अहलियत साबित की है तो इससे यही ज़ाहिर होता है वो तुम्हारे मामलात को बराह रास्त देख रहा है। मैं एक मरतबा फिर यही कहूँगा कि लॉर्ड बुद्धा तुम पर मेहरबान हो, तुम अपनी मंजिल को पालो। डॉक्टर मूंग ने बड़े नपे तुले और मोहतात अल्फाज में कह दिया था कि मेरे मामले को दलाई लामा की ताईद हासिल है। ये हौसला अफजा बात थी। इसका एक ही मतलब था कि एक न एक दिन खिजरो फराक की शबो रोज कट जाएंगे, मेरे और साहिल के बीच हायल फासले मिट जाएंगे और हमारे वसाल की राह में कोई रुकावट बाकी ना रहेगी। इन लम्हात में मोहतरम सांगफू से होने वाली पहली और आखिरी मुलाकात में मेरी निगाह घूम गई। उस मुलाकात में मैंने अपनी जिंदगी की नहायत ही अहम गुफ्तगू की थी। दीगर उमूर के अलावा साहिल का मामला भी ज़ेरे बहस आया था। मोहतरम सांगफू ने भी मुझे साहिल का सच्चा तलबगार तस्लीम करते हुए कहा था, साहिल का उसूल अगरचे आसान नहीं लेकिन तुम्हारे अज़म और मुस्तकिल मिजाजी से कुछ बईद नहीं। फिर उसने मुझे एक बुजुर्गाना मशवरा दिया था, जब तुम साहिल को हासिल कर लो तो उसकी कदर करना। उसने तुम्हारी खातिर बहुत सी सऊबतें उठाई हैं। मैं साहिल के एक बुजुर्ग होने के नाते उसे तुम्हारी सपुर्दगी में देता हूँ। साहिल के करता धरता मोहतरम सांगफू और मोहतरम दलाई लामा मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे उसका हकदार तस्लीम कर चुके थे। ये इस बात की नादीदा सनद थी कि एक रोज अपनी साहिल को जरूर मैं हासिल कर लूंगा। इन मुसरत अंगेज खुश आइंदा ख्यालात ने मेरा अंग अंग महका दिया। मैं साहिल की खुशबू को अपने वजूद में चकराते हुए महसूस करने लगा। यूं लगा जैसे मैं उसके माहौल में सांस ले रहा हूँ। वाकई मेरा माहौल उस लड़की से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाता था। डॉक्टर मूंग की संजीदगी में डूबी हुई आवाज ने मुझे ख्यालात से चौंका दिया। वो कह रहा था, वैदान, इबादतगाह के तय खाने में शीवा से बात करने के बाद मैंने जानू से भी राब्ता किया था। मैंने उसे तुम्हारे हवाले से खुसूसी हिदायत दी है। वो तुम्हारे हुक्म पर काठमांडू में हर किस्म का बंदोबस्त कर देगा। तुम्हें जिस शय की जरूरत होगी फौरन मुहैया कर देगा। तुम वहां पहुंचकर सबसे पहले उसी से मिलना, फिर सोच समझकर मजबूत प्लानिंग के साथ साहिल की तरफ कदम बढ़ाना। तुम जानूस के फ़ोन नंबर वगैरह नोट कर लो। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे जानूस का सेल नंबर और दूसरे फ़ोन नंबर नोट करवा दिए और बोला, काठमांडू तुम्हारा देखा बाला शहर है। मुझे उम्मीद है तुम्हें किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने इस बार जानूस के हवाले से कोई एतराज़ नहीं उठाया और डॉक्टर का मुनासिब अल्फाज में शुक्रिया अदा करने के बाद गुफ्तगू के जाविये को थोड़ा तब्दील करते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है डॉक्टर? वो शाइमन इन पैर दर पे नाकामियों के बाद ठंडा होकर बैठ जाएगा? वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाने और उसमें बसने वाले इंसानों को अपने हुक्म का गुलाम बनाने का ख्याल आसानी से उसके ज़हन से महव नहीं हो सकता। इन 5 नादर अल वजूद लासानी पत्थरों का उसूल उसे करवट करवट पर बेकरार रखेगा। इसका मतलब है वो फिर इबादतगाह पर किसी नए अंदाज में चढ़ाई करेगा। मैंने एक खदशे का इजहार करते हुए कहा, हाँ इस बात के रोशन इम्कानात हैं। डॉक्टर ने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन मुझे यकीन है हर मरतबा उसे मुंह की खाना पड़ेगी। अगर उसके दिल से इन पत्थरों के उसूल की ख्वाहिश रुखसत ना हुई तो पैदर पे नाकामियों के बाद एक दिन वो खुद इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। हाँ ये तो है। मैंने गहरी सांस खारिज की और कहा, मेरा ख्याल है मोशाइमन के लिए साहिल की अब कोई खास अहमियत नहीं रही। तहखाने में दाखिले का तरीकाकार मालूम हो जाने के बाद उसे कैद में डाले रखना कोई मानी नहीं रखता। ये तुम्हारा ख्याल है, वो सपाट लहजे में बोला, लेकिन मैं जरा मुख्तलिफ अंदाज में सोचता हूँ। यहूदियों की खास ज़हनियत है। ये कौम आम के आम और गठरियों के दाम वसूल करना जानती है। अपने मुल्क में नाकाम और मुज़र साबित होने वाली एशिया को ये पुरकशिश पब्लिसिटी के जरिए कई गुना दाम पर पूरी दुनिया में फरोख्त करने का हुनर जानते हैं। ये लोग इंतहाई बेकार और फजूल चीज़ को भी कैश करना जानते हैं। और साहिल तो एक जीती जागती अहम शख्सियत है। वो लम्हे भर को मुतवक्कफ हुआ, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, वैदान, ये मत भूलो कि अमरीका वाले तुम्हें अमरीका दुश्मन का टाइटल दे चुके हैं। तुम रब्बी मोशी हाइमन के लिए मातूब और इंतहाई मतलूब हो। तुम अब तक उसे जो ग्रां कदर नुकसान पहुंचा चुके हो वो उसे तुमसे सूद दर सूद हासिल करेगा। रब्बी अच्छी तरह ये बात जान गया है कि साहिल के अंदर तुम्हारी जान अटकी हुई है। वो तुम्हें शिकार करने के लिए साहिल को चारे के तौर पर इस्तेमाल करेगा और इस दौरान में वो भी बात सबर आजमा लम्हात से गुजरेगी। रब्बी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना वजदान। ये तुम्हारा नहायत ही ताकतवर बारसूख दुश्मन साबित होगा। इसे निमेटते हुए तुम्हें दांतों पसीना आ जाएगा। डॉक्टर अपनी बात मुकम्मल करने के बाद खामोश हुआ तो मैं मैदान जंग के नक्शे पर गौर करने लगा। डॉक्टर ने जो सनसनीखेज इंकशाफात किए वो मबनी बर हकीकत थे। अब मेरे और मोशी आइमन के दरमियान एक संगीन टकराव होने वाला था। मोशी आइमन मुझसे हजारों मील दूर इस वक्त
इसराइल में बैठा हुआ था, लेकिन उसके भेजे हुए 2 इंतहाई खतरनाक अफराद डैन हार्वे और कलाडिया यहाँ काठमांडू में सरगर्म अमल थे। जिमी फोंडा ने हाईवे वाली बस इस साइल को अगवा करने के बाद हार्वे के पास पहुंचा दिया था। लिहाजा हार्वे की गर्दन नापने के लिए मुझे फौरी तौर पर काठमांडू पहुंचना था और अपनी जान तमन्ना को उसके चुंगल से छुड़ाना भी था। मैं रवाना हो रहा हूँ डॉक्टर, मैंने वलवला अंगेज लहजे में कहा। वेरी नाइस। वो सताइशी नजर से मुझे देखने लगा। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे उस जीप और जानूस के हवाले से चंद अहम बातें बताई। मैंने ज़हन नशीन करने वाले अंदाज में बड़े गौर से उसकी हिदायत सुनी और आखिर में एक जरूरी सवाल किया, लियान के बारे में क्या कहते हो डॉक्टर? मेरा ख्याल है वो पैसेंजर सीट पर बैठी हुई है। ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, मैंने कहा। उसने पूछा, फिर कैसी उलझन है? मेरा मतलब इसके बारे में क्या फैसला किया तुमने? मैंने वजाहत करते हुए कहा, अब ये ज्वाइंट वेंचर नहीं रहा, मुझे आगे बढ़ने के लिए सोलो फ्लाइट करना होगा। इस सूरत हाल में लियान को भी तुम्हारे पास ही रुकना होगा ना? उसने एक लम्हे को सोचा, फिर बोला, मेरा ख्याल है लियान का मामला उसी पर छोड़ देते हैं, ये अपने बारे में ज्यादा बेहतर तौर पर फैसला कर सकेगी। फिर वो लियान से मुखातिब होते हुए मुस्तफसर हुआ, क्यों लियान, तुम मुझे बताओ, या मेरे पास रुकोगी या वैदान के साथ जाने का इरादा है? मेरा ख्याल था इस मरहले पर लियान को फैसला करते हुए 100 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन उसने मेरी तवक्को के बरखिलाफ रद्द-ए-अमल का मुजाहरा कर दिया। उसने कोई तरद्दुद किया और ना ही तामल एक लम्हे में फैसला सुना दिया। इस फैसले में बला का एतमाद शामिल था। मैं वैदान के साथ काठमांडू जाऊंगी। ये इतना वाज़े फैसला था जैसा हेड या टेल की सूरत में कोई नतीजा बरामद होता है, यानी इधर या उधर। लियान ने उधर को फरामोश करके यकसर इधर जाने का फैसला सुना दिया था। मादी में इस नोयत का एक फैसला साहिल धन्नो ने भी किया था। उसके वालिदैन की अलमनाक मौत के बाद जब नए बुद्ध बख्शू ने उसे अपने साथ इबादतगाह में रखने की पेशकश की थी, तो साहिल ने वहां रुकने की बजाय मेरे साथ रहने को तरजीह दे दी थी। डॉक्टर मूंग ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे लियान की इस फैसले से खुशी हुई है। इस तरह कम अज कम एक फर्द हमारी तरफ से भी साहिल की तलाश और उसूल के सिलसिले में तुम्हारे साथ होगा। डॉक्टर मूंग ने कमोबेश मोहतरम सांगफू जैसे ख्यालात का इजहार किया था। जब मैं सीटल से न्यूयॉर्क आ रहा था तो सांगफू ने राकील को मेरे हमरा करते हुए कहा था, साहिल तुम्हारी और हमारी मुश्तरका जरूरत है, इसलिए भी उसके उसूल के लिए एक फर्द तो हमारी तरफ से भी होना चाहिए। राकील के तसव्वुर ने मुझे दिल गिरफ्तार कर दिया। उसने मेरी दोस्ती के जुर्म में अजियतनाक मौत पाई थी, ताहम मैंने भी उसे मौत से अमकनार करने वालों को इबरतनाक अंजाम से दो चार करने में कोई तरीका फरोगदाश्त नहीं किया था। अल्फ्रेड ग्राहम साइमन उसकी मौत के हिस्सेदार थे। मैंने उन 3 अफराद को बेबसी की मौत मारा। बेनेटन की फदा उसकी गवाह थी और दरियाए खारलम भी इस शहादत में पेश था, जिसकी गवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इन वाकयात के बारे में सोचते हुए मेरे खल्क में धुआं सा भरने लगा। वैदान, डॉक्टर मूंग ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, लियान का बहुत ख्याल रखना। तुम जानते हो शून की मौत के बाद ये बिल्कुल तनहा हो गई है। शून का जिक्र सुनकर लियान अपने हाथों को घूरने लगी। उसे बेवा हुए चंद घंटे गुजरे थे। अगरचे शून और लियान के ख्यालात में जमीन आसमान का फर्क था, ताहम वो उसका शोहर था। लियान का दुखी और मलूल हो जाना एक फितरी अमर था। बहरहाल वो एक बहादुर औरत थी। मुझे उम्मीद थी वो बहुत जल्द इस सदमे से समझ जाएगी। हकीकत पसंद होना जज्बाती मामलात में मुफीद साबित होता है। डॉक्टर मूंग की बात के जवाब में मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो डॉक्टर, मैंने न्यू जर्सी से रवाना होते वक्त शून से जो वादा किया था उसे निभाने की अपनी सी कोशिश जरूर करूंगा। अफसोस कि मैं शून की अमानत उसे वापस नहीं लौटा सकता, अलबत्ता इसकी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है। ये तुम्हारे साथ ही सबसे ज्यादा महफूज रह सकती है, डॉक्टर ने कहा। वहाँ न्यू जर्सी में NYPD और FBI वाले ये जान चुके हैं कि तुम शून की ID पर लियान के साथ काठमांडू आए हो। चुनाचे लियान का न्यू जर्सी में कदम रखना मौत के दहाने में कदम रखने के मुतरादिफ होगा। तुम्हारे दुश्मनों ने इस बात का भी यकीनन पता लगा लिया होगा कि तुम दोनों ने काठमांडू में अन्नपूर्णा होटल में क़याम किया था, लिहाजा भूले से भी उधर का रुख ना करना। तुम लोगों के इस्तकबाल के लिए नेपाली पुलिस के बेस में कोई अमेरिकी एजेंट उस होटल में मौजूद होगा। इसके अलावा काठमांडू में मूव करते हुए भी तुम्हें एहतियात के दामन को मजबूती से थाम रखना होगा। वहाँ हर तरफ तुम्हारी तलाश का काम जारी हो चुका होगा। वो जरा देर को ठहरा, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैंने तुम दोनों के सिलसिले में जानूस को खुसूसी हिदायत दे दी है। तुम जब वहाँ पहुंचोगे तो तमाम तर इंतजामात मुकम्मल होंगे। फिलहाल तुम्हें खुरियों में आर्दी थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ आगे बढ़ना होगा। जानूस तुम्हारे लिए रकम का बंदोबस्त भी कर देगा। शून और लियान के क्रेडिट कार्ड्स को इस्तेमाल करके गलती हरगिज ना करना। हम दोनों ने डॉक्टर मूंग की बात पर साथ किया। ठीक 7 बजे हम डॉक्टर से रुखसत होकर वापसी के सफर पर रवाना हो गए। लियान चुपचाप और उदास थी। मैं उसकी उदासी का सबब जानता था। मैं शून को तो वापस नहीं ला सकता था, अलबत्ता उसे पुरसुकून और नॉर्मल करने के लिए हीला वसीला करना मेरे इख्तियार में था। थोड़ा आगे आने के बाद मैंने जीप को सड़क के किनारे रोक लिया। क्या हुआ? लियान ने सवालिया नजर से मुझे देखा। मैंने कहा, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो बहुत कुछ हो जाएगा। उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। तुम यहाँ वीराने में जीप को रोककर मुझसे कौन सी बात बनवाना चाहते हो? बताता हूँ, मैंने पूरी इसरार अंदाज में कहा। पहले तुम पिछली सीट पर जाकर लेट जाओ। उसकी उलझन में हैरत भी शामिल होगी। फिर
फिर मैं बाद में बताऊंगा। मैंने कहा पहले वो करो जो मैं कह रहा हूँ, चलो शाबाश। मैंने उसे किसी नन्ही बच्ची की मानिंद पिचकारा तो वो थोड़े तामिल के बाद अपनी साइड का दरवाजा खोलकर जीप से बाहर निकली और खामोशी के साथ अकबी निशिस्त पर जाकर बैठ गई। मैंने एक झटके से जीप को आगे बढ़ाया और कहा, मैंने बैठने की नहीं बल्कि लेटने की बात की है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? वो गड़बड़ा गई। अपनी शक्ल देखी है तुमने? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है मेरी शक्ल को? उसने हैरत भरे अंदाज में दोनों हाथों से चेहरे को छुआ। मेरे गैर मुतवक्की और बेमहल सवाल ने उसे गड़बड़ा दिया था। मैंने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए कहा, 5 घंटे पहले वहां पूरे 12 बज रहे हैं। थकन और नींद ने तुम्हें निडाल और बेहाल कर रखा है। थोड़ी देर के लिए आराम से इस सीट पर सो जाओगी तो फ्रेश हो जाओगी। सूरत वाज़ेह हुई तो बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, तुम्हारा हाल भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं है वैतान। मेरी बनिस्बत तुम कहीं ज्यादा मेहनत तो मुशक्कत कर चुके हो। फिक्र ना करो, अपनी बारी पर मैं भी आराम करूंगा। मैंने कहा हाईवे वाली बस्ती तक बैठ ड्राइविंग और तुम आराम करोगी। बस्ती से काठमांडू शहर तक हम अपनी ड्यूटी बदल लेंगे। कहो कैसा आइडिया है? फैंटास्टिक। वो उदासी और संजीदगी को कदरे कम करते हुए बोली, फिर इस आइडिया पर अमल दरामदगी में ताखीर क्यों हो रही है? मैंने अकबी निशिस्त का मंदिर दिखाने वाले आईने में तकते हुए कहा, तुम अभी तक बैठी हुई नजर आ रही हो। इधर मेरी बात खत्म हुई, उधर लियान बाइस्ती की निशिस्त पर दराज हो गई। फिर एक खास अंदाज में बोली, मैं लियान की अफसुर्दगी को कम करने के लिए दानिस्ता हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहा था। उसके आखिरी जुमले से जाहिर हुआ मुझे अपने मकसद में खातिर ख्वाह कामयाबी हुई थी। किसी का दुख बांटने का ये भी एक तरीका है। लियान से बात करते हुए मेरे लहजे में मोहब्बत शफकत शामिल हो गई। मोहब्बत बड़ा ताकतवर जज्बा है, ये खुशियों को ज़र्ब और गमों को तकसीम करता है। मैं लियान से लगावट भरे अंदाज में गुफ्तगू करके दरअसल उसके गम को ज़ाहिल करने की कोशिश में था। अब तुम अच्छे बच्चों की तरह फौरन आंखें बंद करके नींद की बाहों में समट जाओ, क्योंकि तुम्हारे आराम का वक्त शुरू हो चुका है। उसने किसी फरमाबरदार बच्चे की मानिंद आंखें बंद कर ली। मैं नहीं जानता था वो सोने की कोशिश करेगी या यूं ही आंखें बंद किए पड़ी रहेगी, मगर उसके चेहरे पर नमूदार होने वाले असरात ने मुझे मुतमईन कर दिया। मैं उसे दुख नगरी से बाहर खींच लाने में खासी हद तक कामयाब हो गया था। दिन की रोशनी के बायस वापसी का सफर बनिस्बतन आसानी से तय हुआ और किसी बदमज़गी के बगैर हम बखैरो आफियत ठीक 11:30 बजे दोपहर काठमांडू शहर की हुदूद में दाखिल हो गए। हाईवे वाली बस्ती से प्रोग्राम के मुताबिक लिया ने ड्राइविंग सीट संभाली थी और मैं जबकि नींद के लिए पिछली सीट पर चला गया था। बस्ती से काठमांडू शहर का फासला लगभग 1 घंटे का था। जबकि नींद मैंने इसलिए कहा कि पहाड़ी रास्ते पर सफर करते हुए पुरसुकून और गहरी नींद सोना नामुमकिनात में से था। लियान के मुताबिक वो अच्छी तरह सोई थी और इस अच्छी तरह का मुझे बखूबी अंदाजा था। अब मैं ड्राइविंग कर रहा था और लियान पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। मैंने जीप को रिंग रोड पर चढ़ाया तो लियान ने कहा, वैदान कहीं रुककर पहले जानूस को फोन कर लो ताकि हमें मालूम तो हो जाना कहाँ है। मैंने नागवारी से कहा, ये शख्स मुझे एक आंख नहीं पाया। अगर डॉक्टर मूंग की इसरार नुमा ख्वाहिश का ख्याल ना होता तो मैं उसकी सूरत देखना पसंद ना करता। अब तो मजबूरी है, वो कंधे उचकाते हुए बोली। वैसे डॉक्टर मूंग ने यकीन तो दिलाया है कि जानूस को तुम्हारे बारे में खुसूसी हिदायत दी गई है। मुझे उम्मीद है अब वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे तुम्हें किसी किस्म की कोफ्त का सामना करना पड़े। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। मैंने जीप के बाहर निगाह दौड़ाते हुए कहा, फोन बूथ नजर आ जाए फिर मैं जीप रोकता हूँ। वो कदरे हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम्हें डॉक्टर की कही हुई बात का यकीन नहीं है? मैं फौरन समझ गया उसका इशारा किस तरफ था। मैंने कहा, डॉक्टर पर तो मुझे पूरा भरोसा है, उसने जो कहा है उसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन मैंने जुमला अधूरा छोड़कर उसकी तरफ देखा और ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारी बात मानना भी तो जरूरी है ना। वो उदासी की कैफियत से बड़ी हद तक बाहर निकल आई थी। मेरी बात सुनकर वो खासी मुतअज्जब हुई। एक तरफ से मैं उसे डॉक्टर मूंग पर फोकियत दे रहा था। डॉक्टर मूंग उसके लिए बड़े का दर्जा रखता था, इसलिए उसका उलझना ऐन फितरी बात थी। इसी उलझन में उसने मुझसे पूछ लिया, वैदान मेरी बात मानना तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है? इसलिए कि इस वक्त तुम मेरी साथी हो। ओह, वो गहरी सांस लेकर बोली, फैदान तुम मामूली सी बात के लिए बेपनाह सस्पेंस पैदा कर देते हो। मैंने कदरे शोखी से कहा, मेरी साथी होना तुम्हारे नजदीक गोया मामूली सी बात है। ओह दो, वो सट पटा गई। तुम गलत समझ रहे हो फैदान, तुम्हारी साथी होना तो मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। वो मैंने तो सस्पेंस के हवाले से इस बात को मामूली कहा था। मेरा मतलब हरगिज़ तुम्हारी साथी होने से नहीं था। आई एम सॉरी, सॉरी की जरूरत नहीं, मैंने मुतदिल लहजे में कहा। इस वक्त हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं और साथ में सब चलता है। सॉरी, थैंक यू और प्लीज एक्सक्यूज मी को लपेट कर एक तरफ रख दो। ओके। उसके ऊँटों पर खफीफ सा तबस्सुम उभर आया। उसके लबों के नज़ारे ने मुझे हकीकी खुशी दी। वो खफीफ सा तबस्सुम मेरी बहुत बड़ी कामयाबी थी। मुझे उम्मीद थी मैं लियान की अफसुर्दगी और उसकी उदासी को बहुत जल्द भागने पर मजबूर कर दूंगा। इससे पहले कि वो कोई और सवाल करती, मैंने उससे पूछ लिया, लियान विंगिंग की हैसियत तुम्हारे लिए एक बास कीसी थी। मिस्टर रिंग डॉक्टर मूंग रिफोशे को अपना बड़ा समझता है। इस हवाले से डॉक्टर मूंग तुम्हारा बिग बास हुआ। इबादतगाह से रुखसत होने से पहले डॉक्टर ने तुम्हारी मौजूदगी में मुझसे बड़ी अहम बातें की हैं। इससे जाहिर होता है डॉक्टर मूंग तुम पर बड़ा भरोसा करता है। वो सवालिया नजर से मुझे देखती चली गई। मैंने बदस्तूर ड्राइविंग जारी रखते हुए कहा,
मिस्टर लिंग और डॉक्टर का ताल्लुक बुद्ध मत से है, क्या तुम भी बुद्धिस्ट हो? नहीं। उसने नफी में गर्दन हिलाई। मजहब के लिहाज से क्रिश्चियन हूँ, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुई, फिर इजाफा करते हुए बोली, मैं कोई कट्टर मजहबी नहीं हूँ। इंसान को अपने काज पर नजर रखना चाहिए। अगर सोच मुस्बत, मकसद नेक और अमल तामीरी हो तो किसी के साथ भी मिलकर काम किया जा सकता है। तुम मुसलमान हो, पिछले 2 रोज से मैं तुम्हारे साथ एक मिशन में शामिल हूँ और आइंदा पता नहीं कब तक हम कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। मैंने मजहब की बहस में उलझना मुनासिब ना समझा और ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो लियान। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसा कि हमारा ताकुब किया जा रहा है। एक सफेद गाड़ी बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से हमारे पीछे आ रही थी। मैंने जरा गौर किया तो मालूम हुआ वो टिंटेड ग्लासेस वाली एक लग्जरी कार थी। वो एक मखसूस फासला रखकर हमारी राह नाप रही थी। मैंने लियान से मुताकिब गाड़ी का जिक्र किया तो वो बोली, हाँ मैंने भी ये बात नोट कर लिया है। फिर क्या इरादा है? मैंने बैक व्यू मिरर में उस गाड़ी का जायजा लेते हुए कहा, यहीं घेर लें या इसे अटकेलियां करने दे। मेरा ख्याल है जब तक वो लोग कोई मुदाखलत ना करे हमें अपनी तरफ से पेश कदमी नहीं करना चाहिए। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, हमें पहली फुर्सत में किसी तरह जानू से राब्ता करना चाहिए। इधर लियान की बात खत्म हुई, उधर मुताकिब गाड़ी की रफ्तार में अचानक इजाफा हो गया। हम इस वक्त रिंग रोड से गुजर रहे थे और इत्तफाक से ज्यादा रश भी नहीं था। मैंने लियान को मुखातिब करते हुए कहा, मैं तुम्हारी फरमाइश पर कोई पेश कदमी नहीं करूंगा, लेकिन अगर दूसरी तरफ से कोई शरारत की गई तो फिर उनसे निमटना लाजम ठहरेगा। लिहाजा तुम शॉर्ट गन को तैयार हालत में बड़ी अलर्ट होकर थाम लो। ये वही गन थी जो इबादतगाह के सामने वाले हिस्से में एक दुश्मन के हाथ से गिरी थी। अब इस शॉर्ट गन पर हमारा कब्जा था। वापसी पर हमने इसे भी साथ ले लिया। इसके अलावा 2 खतरनाक 7mm गन्स भी डैशबोर्ड के नीचे खुफिया खाने में मौजूद थी। लियान ने मजबूत लहजे में कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं तैयार हूँ। मुताकिब सफेद गाड़ी बड़ी शराफत से हमारी जीप के पीछे फिर इसी शराफत का मुजाहरा करते हुए वो हमें ओवरटेक करने लगी। पता नहीं उन लोगों ने क्या सोच रखा था। अगर वो हमारे दुश्मन थे तो अब तक उन्हें हल्की या भारी फायरिंग का मुजाहरा कर देना चाहिए था। मैंने दानिस्ता अपनी जीप की रफ्तार कम कर दी। इससे इतना हुआ कि सफेद गाड़ी ने निस्बतन जल्दी हमें ओवरटेक कर लिया। मैंने गहरी सांस खारिज की और लियान की तरफ देखते हुए कंधे उचका दिए। वो बोली, कोई मन चला मालूम होता है। टिंटेड ग्लासेस की वजह से ये अंदाजा नहीं हो पाया था कि इस गाड़ी में कितने अफराद सवार हैं। लिहाजा वो मन चला की बजाय मन चले और दिल जले भी हो सकते थे। हमें ओवरटेक करने के बाद वो गाड़ी बिल्कुल हमारे सामने आ गई और एक मखसूस अंदाज में उसके इंडिकेटर जलने बुझने लगे। ताहम खैरियत गुजरी कि अभी तक उस तरफ से एक गोली नहीं चली थी। ये एक मुस्बत सूरत हाल थी। मैंने लियान से कहा, ये क्या अटकेलियां कर रहे हैं भाई? मेरा ख्याल है हमें रुकने का इशारा कर रहे हैं। क्यों? मैंने बेसाख्ता कहा, ये तो रुकने के बाद ही मालूम होगा। क्या मैं जीप को रोक दूं? हाँ रोक दो, उसने फैसला कुन अंदाज में कहा। मैंने जीप को सड़क के किनारे रोक दिया। सफेद गाड़ी हमसे 15-20 कदम आगे थी। लिया ने कहा, नीचे उतर कर देखना चाहिए, इन्हें क्या तकलीफ है। जिन्हें तकलीफ है नीचे भी वही उतरेंगे। मैंने हतमी लहजे में कहा, वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो मैं उनकी तकलीफ दूर कर दूंगा। उसी वक्त सफेद गाड़ी के इंडिकेटर खामोश हो गए। फिर उसका अकबी निशिस्त वाला दरवाजा खुला। हम दोनों सांस रोककर आने वाले लम्हात का इंतजार करने लगे। लिया ने शॉटगन को बिल्कुल तैयार हालत में थाम दिया। ये तो साबित हो गया कि उन्होंने हमें रोकने के लिए ही इंडिकेटर वाला ड्रामा रचाया था। वो हमें रोकना चाहते थे तो क्यों? ये एक गंभीर सवाल था जिसका जवाब भी उन्हीं लोगों में से किसी को देना था जो हमें रोकने के ख्वाहिशमंद थे। गाड़ी का दरवाजा खुलने का एक ही मकसद था और वो ये कि अकबी निशिस्त से कोई उठकर बाहर आने वाला था। फिर वो बाहर आ गया। वो एक सूटेड बूटेड शख्स था। बाहर निकलने के बाद जब उसने हमारी जानिब चेहरा मोड़ा तो मैं उछल कर रह गया। वो सूरत मेरे लिए अजनबी नहीं थी, जानूस। बेसाख्ता मेरे लबों से खारिज हुआ। लियान भी उसे पहचान गई। हैरत भरे लहजे में बोली, ये यहाँ क्या करता फिर रहा है? इससे पूछना, मैंने कदरे तलखी से कहा। वो हमारी तरफ ही आ रहा है। पता नहीं क्यों मैं जानूस को देखते ही बदमजा हो गया था। मुझे उम्मीद ना थी कि जिंदगी में दोबारा कभी इस शख्स से मुलाकात होगी। कम अज कम खुद तो कभी इससे मिलने की कोशिश ना करता। अगर डॉक्टर मून की ख्वाहिश ना होती तो मैं इसे दूर ही रहता। बहरहाल डॉक्टर का दावा था कि इसने जानूस को मेरे सिलसिले में हिदायत दे दी है। वो मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। मैंने दिल में कहा, ठीक है, देखता हूँ इसमें क्या तब्दीली आई है। जानूस तेज कदमों से चलते हुए हमारी जीप के करीब आ गया। उसके चेहरे पर खैर मुकद्दमाना मुस्कुराहट सजी थी। मैंने भी जवाबन मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया। वो मेरे पास आकर मोहतात लहजे में बोला, आप लोगों से मिलकर मुझे खुशी हुई है। कल सुबह 8 बजे BC जानूस ने तरीबून इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमारा इस्तकबाल किया था। लेकिन यह जानूस गुज़िश्ता रोज वाले जानूस से कतई मुख्तलिफ नजर आ रहा था। इसके चेहरे की सख्ती और लहजे में उखड़पन कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मुमकिन है इस गर्म मिजाज शख्स को छोड़कर समर वोकेशन बनाने वाले माउंट एवरेस्ट की तरफ निकल गए हों। उनके लिए करीब तरीन तफरीगाह माउंट एवरेस्ट ही थी। वो जो कुछ भी कर रहा था डॉक्टर मून की हिदायत से मजबूर होकर कर रहा था। ये उसका अपना मिजाज नहीं था। वो एक हिदायतकार के इशारे पर अदाकारी कर रहा था। लिहाजा मैं भी अपने मूड मिजाज के खिलाफ अमल पर मजबूर था। हमारे दरमियान रस्मी अलैक्स लैक हो गई तो वो इर्द गिर्द देखते हुए दोबारा चौगन्ना लहजे में बोला,
आप दोनों अपना बैग लेकर मेरी गाड़ी में आ जाएं। कोई खास बात है? मैंने उसके शाइस्ता रवैये के जवाब में शाइस्तगी ही भर दी। वो गंभीर अंदाज में बोला, शहर के हालात ठीक नहीं है। किसके लिए? लियान ने इस्तफसार किया। वो बोला, खुसूसन तुम दोनों के लिए, इसलिए मैं टिंटेड ग्लासेस वाली गाड़ी लेकर आया हूँ। तुम कब से हमारे ताकुब में लगे हुए थे? मैंने पूछा। प्लीज पहले आप लोग मेरी गाड़ी में जाकर बैठे। वो मिन्नत रेज लहजे में बोला, बाकी बातें हम वहीं करेंगे। इस जीप को फौरी तौर पर छोड़ दें वरना गड़बड़ हो जाएगी। ओह, मैं एक तवील सांस खींची, फिर लियान की तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे तायरी तासरात नजर आए। अगले 1 मिनट के अंदर हम अपने बैग के साथ जीप से निकलकर टिंटेड ग्लासेस वाली सफेद गाड़ी की अकबी निशिस्त पर मुंतकिल हो चुके थे। जानूस ने नेपाली में ड्राइवर को कुछ हिदायत दी। वो ड्राइविंग सीट छोड़कर हमारी जीप की तरफ बढ़ गया। मैं नहीं जानता था उसने क्या कहा था अपने ड्राइवर से, ताहम क्राइन बताते थे ड्राइवर अब हमारी जीप को कहीं पहुंचाएगा। कहां? जहां के लिए जानूस ने उसे हिदायत की थी। जानूस ने ड्राइविंग सीट संभाली और झटके से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। मैं सबसे पहले तुमसे मादरत चाहूंगा वैतान। गाड़ी के अंदर पहली आवाज जानूस की उभरी। किस बात की मादरत? मैंने उलझे हुए लहजे में पूछा। वो नरमी से बोला, डॉक्टर मूंग ने मुझे बताया मुख्तसर सी मुलाकात में तुम्हें मुझसे ढेर सारी शिकायत पैदा हो गई हैं। मैं कोशिश करूंगा आइंदा ऐसा कोई मौका ना आए। कोई बात नहीं मिस्टर जानूस, मैंने कदरे बेतकल्फी से कहा। मैं गुजरी हुई बातों को भूल गया, तुम भी भूल जाओ। गोया तुम्हें अब मुझसे कोई शिकायत नहीं। इट्स ओके मिस्टर जानूस, डोंट डिस्टर्ब योरसेल्फ। ओह थैंक्स, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। एक बेनाम से तजस्सुस ने मेरे दिमाग को किसी ऑक्टोपस के मानिंद जकड़ रखा था। मैं फौरन काम की बात की तरफ आ गया। मिस्टर जानूस, अब तो हम तुम्हारी टिंटेड ग्लासेस वाली गाड़ी के अंदर महफूज बैठे हैं। बताओ शहर में हमारे लिए किस किस्म के खतरात पैदा हो चुके हैं, और ये भी जानना चाहूंगा कि तुम कब से और कहां से हमारे ताकुब में लगे हुए थे। उसने एक तशवीश भरी तवील सांस खारिज की और मेरे सवालात के जवाब में बताया, डॉक्टर मूंग ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ तफसील से बता दिया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम लोगों को 11 और 12 बजे के दरमियान काठमांडू शहर की हुदूद में दाखिल होना था। लिहाजा मैं 10:30 बजे ही से इस गाड़ी में शहर के दाखिली रास्ते पर मौजूद था। बावजह मैं तुम्हें वहां रोक नहीं पाया। तुम किसी छल्लावे के मानिंद आगे बढ़ गए। मजबूरन तुम्हारा ताकुब करते हुए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, इस जीप को फौरी तौर पर छोड़ना इसलिए भी जरूरी था कि हमारे दुश्मन उसका नंबर जान चुके हैं। मज़कूरा जीप को और तुम दोनों को बड़ी सरगर्मी से पूरे काठमांडू में तलाश किया जा रहा है। वो आगे भी कुछ बोलना चाहता था, मगर उसकी बात काटते हुए मैंने सवाल किया, हमारी जीप के बारे में दुश्मनों को कैसे खबर होगी? और ये बात उन्हें किसने बताई कि मैं और लियान इस जीप में सवार इबादतगाह की तरफ से काठमांडू आ रहे हैं? शायद मैं तुम्हें ठीक तरह से अपनी बात समझा नहीं सका। वो गाड़ी को रिंग रोड पर जुनूब की समत बढ़ाते हुए खजालत अमेज लहजे में बोला, जीप में तुम लोगों के सवार होने की बात मैंने अपने तजज़िये की बुनियाद पर की है। हमारे दुश्मनों तक सिर्फ ये बात पहुंची है कि मज़कूरा जीप इबादतगाह के अकबी हिस्से में एक चट्टान के पीछे खड़ी देखी गई है। ओह, मैं गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया। दुश्मनों तक ये खबर कैसे पहुंची? मैं बुरख्याल अंदाज में बड़बड़ाया। मेरी बड़बड़ाहट के जवाब में जानूस ने बताया, डॉक्टर मूंग का ख्याल है आला सुबह दुश्मनों की जो 2 लैंड क्रूजर वहां पहुंची हैं, उनमें सवार अफराद में से किसी ने यहाँ अपने बड़ों को इस जीप के बारे में इतला दे दी है। वो दोनों जीपें हमारी जीप के करीब ही चट्टान की दूसरी तरफ खड़ी की गई थी। जानूस के इंकिशाफ से जाहिर हुआ डॉक्टर मूंग ने उसे हमारे मौजूदा हालात के बारे में बहुत कुछ बता रखा था। जानूस के बयान से पता चलता था हमारी इबादतगाह से रुखसत होने के बाद डॉक्टर मूंग ने इससे राब्ता किया था। हम वहां से 7 बजे रवाना हुए थे और वो दोनों लैंड क्रूजर जीपें लगभग 6 बजे सुबह इबादतगाह के पिछवाड़े पहुंची थी। डॉक्टर मूंग से तुम्हारी आखिरी बात कब हुई? मैंने अपने अंदाजे की तस्दीक के लिए पूछ लिया। उसने बताया 9 बजे सुबह। डॉक्टर की हिदायत पर मैं तुम लोगों को रिसीव करने उधर आ गया था। ठीक है, मैंने एक हुंकारा भरा। इसका मतलब है डॉक्टर ने काबू में आने वाले दुश्मन के आदमी क्लार्क ही से ये बात उगलवाई होगी कि हमारी जीप की वहां मौजूदगी के बारे में यहाँ काठमांडू में इतला दे दी गई है। ये इतला उसी शैतान क्लार्क ने अपने बड़ों को दी थी। जानूस ने बताया, डॉक्टर मूंग ने मुझे तुम्हारे हवाले से इबादतगाह में पेश आने वाले बहुत से वाकयात से आगाह कर दिया है। मैं उलझन का शिकार हो गया, लेकिन डॉक्टर ने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? इफ्से मां तकद्दुम के तौर पर वो अकबी निशिस्त का मंदिर दिखाने वाले आईने में मुझे देखते हुए बोला। मैंने भी उसकी आंखों में झांकते हुए तेज लहजे में पूछा, कैसा इफ्से मां तकद्दुम? अगर डॉक्टर तुम लोगों को ये बात बता देता कि जिस गाड़ी में तुम लोग काठमांडू जा रहे हो दुश्मन इसे हाथों हाथ लेंगे तो तुम्हारे आसाब एक अजीब से तनाव का शिकार रहते। डॉक्टर चाहता था तुम दोनों बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में काठमांडू पहुंचो। जानूस ने मुझे तफसील से आगाह करते हुए कहा, तुम दोनों की हिफाजत और खबरदारी के लिए डॉक्टर ने मुझे यहाँ काठमांडू में मुतहर्रिक कर दिया। और देख लो, मैं तुम्हें ना सिर्फ बाहिफाजत अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, बल्कि उस मशकूक जीप की रोपोशी का भी मुनासिब बंदोबस्त कर दिया है। जानूस पहली मरतबा मुझे एक माकूल आदमी लगा। डॉक्टर मूंग की हिदायत ने वाकई उस पर असर किया था। उसके साथ ही डॉक्टर मूंग के लिए मेरा दिल मोहब्बत के जज्बात से भर गया। उसे मैं किसी ज़हनी खौफ और आसाबी दबाव से बचाने के लिए बड़ा खूबसूरत इंतजाम किया था, लेकिन इस हवाले से मेरे दिल में एक मामूली सा खटका हो रहा था। मैंने इस फांस को निकालना जरूरी समझा और जानूस से पूछा, ठीक है
डॉक्टर ने हमें कबल इस वक्त इस जीप के मामले से आगाह ना करके अकलमंदी का सबूत दिया है, लेकिन ये भी तो हो सकता है वो इस जीप की बजाय हमें दुश्मनों की एक लैंड क्रूजर में वापस भेज देता। वो बड़ी रसान से बोला, हाँ ऐसा हो सकता था। फिर उसने थोड़ा तवक्कुफ किया और खटमंडू के इंतहाई जुनूब में पहुंचने के बाद रिंग रोड को खैरबाद कहकर गाड़ी को बानीश्वर रोड पर डाल दिया और बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, डॉक्टर ने ऐसा इसलिए नहीं किया कि वो ये जाहिर करना चाहता है ये जीप बुद्ध नील कुंड की इबादतगाह की तरफ कभी गई ही नहीं। वो कल शाम से वहाँ मौजूद है और शरपसंद अनासर का मुकाबला कर रहा है। एक रात में 2 मरतबा इबादतगाह पर चढ़ाई की गई और दोनों मरतबा डॉक्टर मूंग ने हमला आवरों के दांत खट्टे किए। इबादतगाह के अगले हिस्से में वो गाड़ियां मौजूद है जिनमें जिमी फोंडा और उसके साथी वहां पहुंचे थे, इसलिए इबादतगाह के अकबी हिस्से में भी उन गाड़ियों की तादाद में कोई कमी नहीं आना चाहिए जिनमें क्लार्क अपने हवारियों के साथ वहां पहुंचा था। इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें इन लैंड क्रूजर में से कोई जीप नहीं लाने दी। इबादतगाह के अंदर और बाहर चारों तरफ ऐसी वाकयाती शहादतें मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर पुलिस को भरपूर मदद मिलेगी। पहले रत्ना पार्क वाले बंगले पर 2 सादा लिबास पुलिस वाले मारे गए, फिर वहाँ इबादतगाह में 4 सादा लिबास एहलकारों के साथ हमारे 2 अफराद की अमवात भी वाक़ हुई हैं। ये तमाम हमलावर शैतानों की योश को खत्म करने के लिए कट मरे। हमारे दुश्मनों की 2 दर्जन लाशें भी गवाही देंगी। डॉक्टर मूंग रिफोशे के 2 आदमी और 4 सादा लिबास पुलिस वालों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इबादतगाह की हिफाजत की है। वो सांस लेने के लिए लम्हे भर को रुका, फिर बानीश्वर रोड पर गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए बोला, यहाँ नेपाल में मजहब को बड़ी अहमियत दी जाती है। नेपाल में लगभग 5% बुद्धिस्ट आबाद हैं। उनकी अक्सरियत इबादतगाह बुद्धिस्ट पाल में बाकायदगी से जाती है। ये लोग इबादतगाह के तकद्दुस हिफाजत को हर शय पर मुकद्दम समझते हैं। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि दुनिया के एक बड़ा स्तूपा बुद्ध इबादतगाह भी यहाँ खटमंडू ही में वाक़ है, जो स्तूपा ऑफ बुद्ध नाथ कहलाता है। नेपाल में गालिब आबादी हिंदुओं की है, यानी 90%। मैं ये बात जानता हूँ। मैंने उसके गोयाई वक्फे में कहा, वेरी गुड। वो सराहने वाले अंदाज में बोला, फिर बताने लगा, जब डॉक्टर मूंग से मेरी आखिरी बात हुई तो उसने बताया इंस्पेक्टर पुलिस की बारी जमीयत के साथ खुद भी वहां पहुंच चुका है। इबादतगाह के अंदर और बाहर पुलिस की तफ्तीशी कार्रवाई जारी है, लिहाजा तुम्हें उस तरफ की फिक्र करना नहीं चाहिए। वहाँ डॉक्टर मूंग और इंस्पेक्टर शिवा मामलात को अच्छी तरह संभालेंगे। हमें यहाँ काठमांडू में उन लोगों से निमटना है जिन्हें वैदान और ली यान की तलाश है, और मुझे पूरा यकीन है हम बड़े ठीक ठाक अंदाज में उनसे निमट लेंगे।